दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सिम्टम्स जो भी प्रॉब्लम हमारी है वो लेके हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। हम डिटेल में अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और जब पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से जवाब मिलता है कि आपको नसों की कमज़ोरी है। तब हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये नसों की कमज़ोरी क्या है और ये क्यों हमें आई है। आज का ये टॉपिक इसी बारे में है, नसों की कमज़ोरी या न्यूरोपैथी। इसके लक्षण क्या क्या हैं, कैसे हम पहचानें कि हमें नसों की कमज़ोरी की वजह से ये लक्षण आ रहे हैं, कौन से टेस्ट हैं जो हम करवा के कंफर्म कर सकते हैं इसे, और फाइनली इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण तुनगारिया। स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में, जहां हम न्यूरो, स्पाइन और पेन से रिलेटेड टॉपिक्स आप तक लेकर आते हैं अपनी भाषा हिंदी भाषा में। दोस्तों बहुत कॉमनली ऐसा होता है कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जैसे कि सूनापन आना हाथ पैरों में, हमारे हाथ पैरों में थकान सी रहना, दर्द होना, झंझनाहट होना। थोड़ी सी देर हम किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठते हैं तो हाथ या पैर में झंझनाहट शुरू हो जाती है, या फिर हमें महसूस ही नहीं होता कि गर्म ठंडा हमें महसूस हो रहा है हाथ पैर पे, ऐसा हमें रियलाइज़ ही नहीं होता। इन सब प्रॉब्लम्स को जो है वो हम कहते हैं नसों की कमज़ोरी आना। साइंटिफिकली इसको कहते हैं न्यूरोपैथी होना। न्यूरोपैथी होना यानी नर्व्स में प्रॉब्लम आना। नसों की कमज़ोरी, जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं तो इसमें नस को हमें जानना ज़रूरी है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कॉमनली हम कंफ्यूज हो जाते हैं वेन से। वेन्स जो होती हैं वो विजिबल होती है हाथ में। अक्सर हम देखते हैं जो थोड़े थिन पेशेंट्स होते हैं या जो मस्कुलर पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं, उनके हाथों पे हम वेन्स विजिबली देख सकते हैं। ये वेन्स होती हैं, इनमें अगर प्रॉब्लम है, खासकर पैरों में अगर वेन्स की प्रॉब्लम है तो वो एक अलग विषय हो जाता है जिसे हम वेरिकोज वेन कहते हैं। लेकिन नसें जो नर्व्स होती हैं वो हमारे हाथ पैर और पूरी बॉडी में है, पूरी सप्लाई दे रही है। वो ब्रेन से जो भी सिग्नल, जो भी करंट ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू इन नसों में जा रहा है और इसी से पूरी बॉडी का फंक्शनिंग और पूरी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है। इन नर्व्स को नाम दिया गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहले जानते हैं कि ये नर्वस सिस्टम क्या होता है और सेंट्रल क्या है और पेरिफेरल क्या है। मोटे तौर पे नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नसें निकली हैं वो पूरी बॉडी में सप्लाई कर रही हैं, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम दिया गया है। इन दोनों के अलावा एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी होता है, जो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ऑटोनोमिक, वो अपने ऑटो मोड में चलता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। फॉर एग्जांपल, हमारे कंट्रोल में है कि हम हाथ उठाएं और ग्लास की तरफ लेके जाएं और ग्लास को उठा के मुंह पे लगा के पानी पी लें। ये जो है वो हमारे कंट्रोल में है, वॉलंटरीली हम कर सकते हैं। लेकिन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली काम करता है और वो जो बाहर के स्टिमुलस है उनके रिस्पॉन्स में अपना काम अपने आप करता है, उसे हमें कमांड देने की ज़रूरत नहीं होती। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि गर्मी ज़्यादा है तो हमें पसीना अपने आप ही आने लग जाएगा, हम अपने पसीने को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जो सिस्टम होता है ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। बीपी कंट्रोल भी इसी का एक पार्ट है। आगे हम जानेंगे कि इसमें जब प्रॉब्लम आती है, न्यूरोपैथी या नस की प्रॉब्लम इसमें आती है, तो क्या लक्षण होते हैं। जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या हमारी नसें इन्वॉल्व होती हैं तब जो लक्षण है वो तीन तरीके से आ सकते हैं। नंबर 1 मोटर सिम्टम्स, नंबर 2 सेंसरी सिम्टम्स और नंबर 3 ऑटोनोमिक सिम्टम्स। इन तीनों को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले मोटर सिम्टम। मोटर सिम्टम का यहाँ पे मतलब जो है वो मसल्स से है। तो या तो मसल्स कमज़ोर पड़ जाएंगी, जैसे हमारी हाथ की मसल्स अगर कमज़ोर पड़ गई है न्यूरोपैथी या नस की कमज़ोरी की वजह से, तो ग्रिप इतनी अच्छी नहीं बन पाएगी। ये एक बहुत कॉमन देखा जाता है नसों की कमज़ोरी में। इसके अलावा हमारी जो मसल्स हैं वो कमज़ोर पड़ सकती हैं। अक्सर कई बार हम देखते हैं कि किसी के हाथ में एक हाथ की जो मसल्स हैं वो थोड़ी पतली पड़ जाती हैं, डायमेंशन उनकी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल साइड है। मोटर सिम्टम्स में इसके अलावा हो सकता है कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ जाए, जैसे अगर पैरों में न्यूरोपैथी है तो वहाँ पे चलने में दिक्कत आएगी। हाथों में अगर न्यूरोपैथी है तो जो हाथ के मूवमेंट्स हैं वो इतने कोऑर्डिनेटेड नहीं रहेंगे और एक क्लमसीनेस सी आ जाएगी, ताकि प्रॉपरली जो काम है वो आपका हो नहीं पाएगा। सेंसरी सिम्टम्स की बात करें तो इसमें झंझनाहट रह सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन जिसे कहते हैं वो रह सकती है। ऐसा भी लग सकता है कि कुछ हमें चुभन जैसी फीलिंग आ रही है।
और या फिर सूनापन हो सकता है, जो कि एक बहुत कॉमन सिम्टम है न्यूरोपैथी में। सूनापन में हमें एहसास नहीं होगा, अगर कुछ टच हो रहा है, कुछ पेनफुल स्टिमुलाई हम दे रहे हैं तो वहाँ पे हमें एहसास कम हो जाएगा। और इसका नुकसान ये है कि खासकर डायबिटीज़ वाले पेशेंट में जब कोई चोट छोटी सी लग जाती है तो उसका ध्यान ही नहीं रहता, दर्द इतना नहीं हो पाता, दर्द के सेंसेशन उतने नहीं पहुँच पाते ब्रेन तक, तो वो जो घाव है वो बढ़ता जाता है और उसको घाव को भरने में बहुत लंबा समय लग जाता है। तीसरे जो सिम्टम आते हैं न्यूरोपैथी के वो होते हैं ऑटोनोमिक। जैसा कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में हमने बात की, तो यहाँ पे जो इन्वॉल्व नस है वहाँ पे उसके डिस्ट्रीब्यूशन में स्वेटिंग, पसीना बहुत ज़्यादा भी आ सकता है या कम भी हो सकता है। वहाँ की स्किन जो है उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, उसका कलर थोड़ा सा रेडिश हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है। बहुत सी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कॉमनली न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम होती है और वो पैरों में सूजन लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब सूजन की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन एक्चुअली वो प्रॉब्लम न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब सिम्टम होते हैं मोटर, सेंसरी और ऑटोनोमिक, अगर नस इन्वॉल्व है न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम। तो ये बात हुई नर्वस सिस्टम की। हमारे नर्व्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है। ब्रेन से जो सिग्नल स्टार्ट होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड और फाइनली हमारी नसों में जाते हैं, और जब यहाँ पे दिक्कत आती है तो नसों की प्रॉब्लम या न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन जरूरी है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स कुछ अलग होती हैं, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में अगर दिक्कत है तो उसके सिम्टम कुछ अलग होंगे, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। आज हमारा फोकस है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से जो नसें निकल रही हैं, जो पूरी बॉडी में सप्लाई कर रही हैं, वहाँ पे अगर दिक्कत आ रही है तो हमें नसों की कमजोरी या नसों की प्रॉब्लम आ सकती है, उसके बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले हम कारण जान लेते हैं कि क्या क्या कारण है इस तरह के सिम्टम्स आने का। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन जो है वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में होती है। डायबिटीज़ बीमारी वैसे ही बहुत कॉमन है इंडिया में। डायबिटीज़ हमारी नसों को धीरे धीरे करके उनमें खराबी पैदा करती है, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी का नाम दिया गया है। इससे बचने के लिए हमें डायबिटीज़ को बहुत ज़रूरी है कि कंट्रोल में रखें, शुगर लेवल हमारे मेंटेन रहें, चाहे हम डाइट से उसे कंट्रोल करें, चाहे हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, मतलब जो गोलियां होती है खाने की जिससे शुगर कंट्रोल होता है, वो ले, और अगर उनसे भी नहीं हो रहा है तो विशेषज्ञ की सलाह से इंसुलिन भी स्टार्ट कर सकते हैं ताकि हम शुगर को कंट्रोल में रख सकें। एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो इसके लिए है वो है HbA1c। HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जिससे ब्लड शुगर लेवल जो एवरेज हमारा 3 महीनों में रहा है उसको बहुत अच्छे से दिखा देता है परसेंटेज में। तो ये लगभग 6% के आसपास होना चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए डायबिटिक पेशेंट में कि ये 6 से 7 के बीच में हो, उससे ज़्यादा ना जाए। ब्लड शुगर जो रोज़ हम चेक करते हैं खाली पेट या खाने के बाद, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन HbA1c इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो डायबिटीज़ जो पेशेंट जिनको है वो ब्लड शुगर कंट्रोल में रखें, अपने हाथ पैरों का ध्यान रखें, एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हीट से उन्हें बचाएं। जब भी बाहर निकलें तो प्रॉपर फुटवियर पहन के निकलें ताकि थोड़ी बहुत भी अगर कोई चोट लगे तो वो ज़्यादा बड़ा रूप ना ले ले, क्योंकि ऐसा अक्सर डायबिटीज़ वाले पेशेंट में होता है। डायबिटीज़ के अलावा दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन कॉज है विटामिन्स की कमी। विटामिन्स की कमी भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, हमारी कंट्री में भी ये बहुत कॉमनली पाया जाता है, जिसका मेन रीज़न शायद ये है, ज़्यादातर क्योंकि वेजिटेरियन डाइट हम फॉलो करते हैं तो वहाँ पे विटामिन B12 जो फिश में और नॉन वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा होता है, तो उसकी कमी बहुत कॉमनली आ जाती है। विटामिन्स की कमी से जो न्यूरोपैथीज होती है या नसों में प्रॉब्लम होती है, उनमें जो मेन है वो विटामिन B12 है, लेकिन इसके अलावा विटामिन B6, विटामिन B3 और विटामिन E, ये विटामिन्स भी बहुत ज़रूरी है हमारी नर्व के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके रिपेयर के लिए। तो इनमें से किसी भी विटामिन्स की अगर कमी है तो अगेन हमें नसों की प्रॉब्लम आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। विटामिन B12 जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, उसको डायग्नोस करना बहुत इजी है। ब्लड में हम टेस्ट करके देखेंगे कि विटामिन B12 के लेवल नॉर्मल रेंज में है या नहीं, और अगर कम है तो इसका इंजेक्टेबल फॉर्म पहले स्टार्ट किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए और बाद में स्विच किया जाता है ओरल सप्लीमेंट्स पे। बहुत से लोग विटामिन B12 या मल्टीविटामिन के कुछ कैप्सूल हैं वो प्रोफाइलेक्टिकली खा सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि विटामिन B3 या विटामिन B6 ये अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर ले लेते हैं तो अगेन ये एक प्रॉब्लम कर सकता है।
तो थोड़ा इसका ध्यान रखें, डॉक्टरी सलाह से ही लें इस तरह की चीज़ें, और बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ ना करें, बहुत लंबे समय तक सप्लीमेंट्स बिना डॉक्टरी सलाह के ना खाएं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी या नसों की कमजोरी का तीसरा मेन कारण है इन्फेक्शन होना। अब ये इन्फेक्शन जो है वो कई तरह का हो सकता है, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो होता है हर्पीज़ इन्फेक्शन। हर्पीज़ इन्फेक्शन की खास बात ये होती है कि ये स्टार्टिंग में एक रैश की तरह होता है, दाने से निकल जाते हैं। जो नस इन्वॉल्व है उस नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में दाने निकल जाते हैं, रैश हो जाती है। थोड़े दिन में वो रैश तो ठीक हो जाती है, लेकिन वो नस जो है, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन हुआ है हर्पीज़ वायरस का, वो नस बहुत लंबे समय तक पेन में रहती है। बहुत ही ज़्यादा बर्निंग पेन, बहुत इरिटेटिंग सिम्टम लंबे समय तक रहता है, जिसे हम पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन से है मेनली। बहुत सी न्यूरोपैथिक पेन की मेडिसिन हैं, वो हमें लंबे समय तक लेनी पड़ती है। हर्पीज़ वायरस से हम बच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा इन्फेक्शन है जो किसी को भी हो सकता है। तो इसके प्रिकॉशंस के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर हो गया है, सिम्टम्स आ गए हैं, रैश हो रही है, तो तुरंत जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, एंटीवायरल मेडिकेशन स्टार्ट करें, ताकि जो इन्फेक्शन का असर है वो बहुत ज़्यादा ना आए। दूसरा इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन है लेप्रेसी। फॉर्चुनेटली इसके पेशेंट्स बहुत कम हो गए हैं। लेप्रेसी इरेडिकेशन इंडिया में काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, जिसकी वजह से अब लेप्रेसी के पेशेंट कम दिखते हैं। लेकिन उनमें भी लेप्रेसी जिस नस को इन्वॉल्व करती है, वो नस का प्रॉब्लम या न्यूरोपैथी बहुत कॉमनली होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन जिसमें नसों की प्रॉब्लम या पेरिफेरल न्यूरोपैथी बहुत ज़्यादा होती है, वो है HIV या एड्स इन्फेक्शन। HIV वायरस जो होता है वो भी एड्स के साथ साथ न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम भी कॉमनली होती है HIV पेशेंट्स में। तो उन्हें भी बहुत ज़रूरी है कि अपना ट्रीटमेंट, जो एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट HIV के लिए दिया जाता है, वो प्रॉपरली फॉलो करें। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए कुछ जनरल मेजर्स जो मैं बाद में बताऊंगा, वो सब फॉलो करें। इन सब कारणों के अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है अगर कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है, उसके साथ एसोसिएटेड पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। सबसे मेन इसमें है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे हम गठिया रोग कहते हैं। इसमें पेरिफेरल नर्व्स इन्वॉल्व हो सकती हैं और नसों की कमजोरी या न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी डिजीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, जैसे कि SLE, चौगरन सिंड्रोम। इन सब में भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी या नसों की प्रॉब्लम कॉमन होती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की। मैंने ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशन साथ के साथ कवर किए हैं, लेकिन कुछ जनरल इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे कि नर्व कंडक्शन वेलोसिटी। ये एक टेस्ट है जिससे न्यूरोपैथी या नस की प्रॉब्लम है तो हम इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस पे हमें हीमोग्लोबिन देखना है, वो तो कम नहीं है। हमें शुगर चेक करना है, विटामिन B12 लेवल देखना है। ये सब कॉमन टेस्ट हैं जो इजीली अवेलेबल है। थायराइड हार्मोन का भी टेस्ट इसमें शामिल कर लेते हैं। तो इन सब से हम रूल आउट कर सकते हैं कि न्यूरोपैथी ही है या कोई और कारण है। उसे भी रूल आउट करने के लिए ये ब्लड टेस्ट हम इजीली करवा सकते हैं। जहाँ पे डाउट है वहाँ पे MRI इन्वेस्टिगेशंस भी करा सकते हैं। अगर लग रहा है कि नस की प्रॉब्लम किसी नस पे दबाव की वजह से है, तब वहाँ पे MRI का बहुत अच्छा रोल है। वो बहुत क्लियरली बता देता है अगर नस पे कोई दबाव है या कोई रेयरली ट्यूमर ऐसा हो गया है जो नस की प्रॉब्लम को जन्म दे रहा है, तो वो इजीली डायग्नोस MRI के इन्वेस्टिगेशंस पे हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो कुछ जनरल मेजर्स हमें अपनाने पड़ेंगे, जैसे कि हम अपनी एक्सट्रीमिटीज़, क्योंकि न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम, नस की कमजोरी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है एक्सट्रीमिटीज़ में आना। एक्सट्रीमिटीज़ में भी ग्लव्स एंड स्टॉकिंग्स डिस्ट्रीब्यूशन इसे कहते हैं टिपिकली। ग्लव्स एंड स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हमारा ये एरिया जहाँ जो ग्लव से कवर होता है, और स्टॉकिंग्स जो हमारा पैर वाला एरिया है, स्टॉकिंग से जो कवर होता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम्स आना, वहाँ पे नसों की दिक्कत आना, ये बहुत कॉमन देखा जाता है किसी भी तरह की, चाहे न्यूरोपैथी हो, चाहे वो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो या विटामिन B12 डेफिशिएंसी से हो। इनमें ग्लव एंड स्टॉकिंग न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। तो हमें ये जो एरियाज़ हैं ग्लव्स और स्टॉकिंग्स वाले, इनको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना है। एक्सट्रीम कोल्ड में इन्हें बचाना है, एक्सट्रीम हीट से बचाना है। रिपीटेड मूवमेंट्स यहाँ पे ना हो, उसका ध्यान रखना है। हमारे फुटवेयर इस तरह से हो कि सॉफ्ट हो, टाइट ना हो। हमें रनिंग करते समय थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना है। हमें राइटिंग वर्क या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट अगर हम प्ले कर रहे हैं या हमारा मैकेनिकल वर्क है, तो उन सब चीज़ों में हमें ध्यान एक्स्ट्रा रखना है
ताकि नसों की प्रॉब्लम या न्यूरोपैथी बढ़ ना जाए। विटामिन B12 सप्लीमेंट्स के बारे में मैं बता चुका हूँ। इसी तरह से हमें डाइट को हेल्दी रखना है अपनी, मेंटेन करके, ताकि विटामिन्स की कमी ना आए। प्रॉपर बैलेंस डाइट लें। जो लोग एग लेते हैं, एग एक अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का, खासकर एग का जो येलो पार्ट होता है। जो लोग फ़िश खाते हैं उनमें फ़िश में बहुत प्रचुर मात्रा में विटामिन B12 होता है, तो उनमें ज़्यादातर न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम होने की संभावना कम हो जाती है। वेजिटेरियंस के लिए हरी सब्जियां, सैलेड, फ्रूट्स ये थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना है। दूध, इन सब से भी विटामिन B12 या दूसरे जो न्यूरो विटामिन्स हैं, न्यूरोपैथी में जो हेल्पफुल विटामिन है, उनकी कमी नहीं आएगी। तो आज हमने जाना एक कॉमन प्रॉब्लम नसों की कमजोरी के बारे में। इसी तरह के टॉपिक्स के लिए बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।